बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रुस्तम से मुलाकात हुई। रियाज ने अचानक थानेदाराना सवाल किया। नहीं। शानी अकलाई फिर संभल कर बोली, बस उसी तरह मुलाकात हुई जिस तरह दूसरों से हुई। तेरी जिंदड़ी पर सदके वारी जाने के लिए दराड़ में कौन कौन उतरा था? शानी सन्नाटे में रह गई। वाकई शिकारी दरिंदे की तरह होशियार था। वो बोली, मुझे ठीक से पता नहीं, वहां अंधेरा था। तुमने अभी मुझे ये नहीं बताया कि दराड़ में टार्चें भी लगाई गई थी। दरअसल दराड़ में उतरने वालों ने गैस की वजह से अपने मुंह सर लपेटे हुए थे। शानी ने बात बनाई। मुंह लपेटने से क्या होता है बीबी? खून के अंदर आशिकी तड़प तड़प रही हो तो सात पर्दों के पीछे से भी माशूक का मुखड़ा निकल आता है। फिर उसने एकदम बात बदली। खैर छोड़ो इन बातों को। कहने की बात यह है कि तुम दोनों बंदों को वापस ले आई हो, लेकिन बंदों को गंवा भी आई हो। एक तो शाम का नौकर और दूसरा बिलावल। ये सारा मामला और भी उल्टा सीधा हो गया है। इसकी तफ्तीश आसान नहीं है। तुम्हारे और मुखिया दराज के सिवा कोई और गवाह भी नहीं है। अब तुम दोनों ही सच सच बताओगे तो बात आगे तब बढ़ेगी। मैं सच सच ही बता रही हूँ। और दराज क्या बता रहा है? वो भी सच बता रहा है। फिर मेरे खोपड़ में दिमाग की जगह गोबर भरा हुआ है शायद। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों में से एक सच्चा हो सकता है, दोनों नहीं। तुम दोनों के पास बयानों में इतना फर्क है जितना शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे और शादी से पहले पैदा होने वाले बच्चे में होता है। वो जहरीले लहजे में बोला। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। 2-4 दिन बाद फिर तुमसे मुलाकात होगी, उसने कहा और बाहर निकल गया। अब दाऊ शाम और राजू को उनके वारसों के हवाले किया जाना था। वो दोनों एक साथ वाले कमरे में मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में उन्हें चौधरी कादर, चौधरी एहसान और दीगर अफराद के सुपुर्द किया जाना था। ये लोग थोड़ी देर में म्याना गांव से पहुंचने वाले थे। यहाँ पटवारी के घर में चौधरी और उसके बेटे को मेहमान की हैसियत से रखा गया। शानी की हिदायत पर खालू एजाज उन दोनों की खातिर मदारत में मसरूफ थे। शानी इस मौके से फ़ायदा उठाकर खैर सगाली के जज्बात उबारने की ख्वाहिशमंद थी। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि नारपुर, चौधरियों, कमवा, मोतम बरादरी में बढ़ती हुई कशीदगी को कम से कम किया जाए। खैर सगाली का एक बड़ा कदम तो उसने उठा ही लिया था। चौधरी उसके बेटे को छुड़ाने के लिए वो खुद को खतरों में डालकर मफरूर डकैतों के डेरे पर पहुंची थी। इसने जानबूझकर सरदार दराज को भी साथ लिया था। मकसद यही था कि मोतम बरादरी की तरफ से भी नारपुरियों का दिल किसी तरह साफ हो। अब वो अपनी तरफ से ताऊ शाम को भी इज्जत देने की कोशिश कर रही थी। देखने वाले हैरान थे कि अपने एक बदतरीन दुश्मन के लिए उसने अपने दिल में गुंजाइश कैसे पैदा कर ली थी। ठीकरा पहुंचती ताऊ शाम और राजू को नहला धुलाकर नया लिबास पहनाया गया था और एक डॉक्टर को बुलवाकर बाप बेटे की उमूमी सेहत का जायजा लिया गया था। अब वो दोनों खालू एजाज के साथ खाना खा रहे थे। सरदार दराज भी वहीं मौजूद था। ताऊ शाम बार बार बेटे का सर चूम रहा था। राजू ताऊ की चहेती बेटी का बेटा और ताऊ के लिए बेहद अहमियत रखता था। ताऊ शाम और राजू के रुखसत होने से पहले शानी एक बार राजू से मिलना चाहती थी। जब उसने देखा कि दूसरे कमरे में खाना खा लिया गया है तो उसने एक मुलाजमा को भेजा और राजू को अपने पास बुला लिया। ना धोकर और नया लाचा कुर्ता पहनकर राजू निखरा निखरा नजर आ रहा था। शानी ने उसे अपने सामने बिठा लिया। रास्ते में तुमसे बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिल सका। हाँ, उसने तायद की, जैसे कह रहा हो कि वो भी बात करना चाहता था। शानी बोली, देखो तुम्हारी मन की मुराद पूरी होने वाली है। तुम अब आसानी से अपनी कोकी तक पहुंच सकती हो, लेकिन तुम्हें एहतियात भी बहुत करना पड़ेगी, कहीं बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। सबसे पहले तो तुम्हें बड़ी राजदारी के साथ डोले से राब्ता करना है। मुझे यकीन है कि वो अभी तक तुम्हारी हवेली में होगा, और अगर ना हुआ तो? राजू के अंदाज में अंदेशा था। ना होने का इलाज भी है हमारे पास, लेकिन मुझे पता है कि वो वहीं होगा। तुम उसे बेशक मेरा हवाला भी दे देना, उसके बाद अपना तारुफ करा देना, लेकिन एक बार फिर कहती हूँ कि ये सब कुछ राजदारी से करना। तुम्हारे अब्बा जी समेत किसी को पनक नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ सारी गल, राजू ने कहा। उसके बाद तुम ऐसा करना कि किसी तरह डोले को अपनी हवेली से रिहा कराओ। क्या उसे रिहा कराने का कोई तरीका है तुम्हारे दिमाग में? ये मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं उसे रात के वक्त हवेली से निकाल दूंगा। हवेली में सारे यही समझेंगे कि वो किसी तरह पहरेदारों को चक्कर देकर निकल गया है, लेकिन उसके बाद तलाश शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा जी के कारिंदों ने डोले का कुछ अता पता भी मालूम कर रखा हो। उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच सकते हैं। कई बेगुनाहों के लिए मुसीबत होगी, मुझ पर भी शक किया जा सकता है। फिर एक और बात भी है, राजू ने शानी की तायद करते हुए कहा। डोले के निकल जाने से कई पहरेदारों की भी शामत आ जाएगी। शानी पुरसोच अंदाज में बोली, कोई और रास्ता ढूंढो। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, एक और तरीका है। हाँ, ये बिल्कुल फिट रहेगा। उसे मुतमईन अंदाज में ऊपर नीचे सर हिलाया। मेरा एक यार है बख्त खां, कोहाट का रहने वाला है। मेरे पास आता जाता रहता है। उसका बाप लकड़ी का बड़ा ताजर है। लाहौर और गुजरांवाला में भी लकड़ी देता है। इसके अलावा अपने गांव का सरदार भी है।
मैं उसे कहूंगा कि मुझसे बख्त खान ने डोले को 1 महीने के लिए मांग लिया है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। राजू ने एक बार फिर अपनी ही ताईद में सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो ऐसा कर लो। बहरहाल सबसे पहला काम ये करो कि डोले को लेकर बड़ी खामोशी के साथ कोकब के पास मुल्तान पहुंचो। उसके वालिदैन से बात करो, उनको बताओ कि तुम कोकब के मामले को यूं ही नहीं ले रहे हो। ये तुम्हारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। तुम हर सूरत में उससे शादी करोगे। जवाब में वो लाजमन कहेंगे कि ये बच्चों का खेल नहीं है। पहले तुम अपने बड़ों को मनाओ और उन्हें इस काम के लिए यहाँ भेजो। तुम उन्हें तसल्ली दो कि तुम पूरी कोशिश करके अब्बा जी को मना लोगे, और अगर बिलफर्ज ना मना सके तो भी पीछे नहीं हटोगे और कोकब को हर हाल में अपनाओगे। तुम्हारी ये बातें उन पर ज़रूर असर करेंगी और हो सकता है कि वो तुम्हें कोकब से मिलने और बात करने की इजाज़त भी दे दें। शानी की बात सुनकर राजू की आंखों में जैसे एक साथ बहुत से दिए चल उठे। यूं लगा जैसे कोकब को दोबारा देखना और उससे मिलना उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन फिर ऐन उसी वक्त उसकी आंखों में धुंधलाहट सी नमूदार हो गई। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, तुम ठीक कहती हो, मगर मुझे एक बात से भी डर लगता है। कैसी बात? तुम कहती हो कि डोले को कोकब और उसकी बाजी ने भेजा है। मैं जब उसे बताऊंगा कि मैं ही वो मुंडा हूं जिसका कोकब के साथ मामला रहा है तो वो हैरान हो जाएगा। उसने मुझे यहाँ बहुत कुछ करते देखा है। मेरा मतलब है कि वो कंजरी, नौकरानियां, शोकरानियां, अगर ये सब कुछ कोकब को पता चल गया तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। शानी ने उसकी बात काटी। तुम्हारा डर गलत नहीं है। एक लड़की प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करती है, सारे ज़माने से लड़ाई मोल ले लेती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उससे प्यार करने वाला किसी और की तरफ देखे। और तुम देखते ही नहीं रहे, बहुत कुछ करते भी रहे हो। ये सब तुम्हारे अब्बे की चाल थी। वो तुम्हें इन गंदे कामों में डालकर कोकी की पाक साफ मोहब्बत से दूर करना चाहता था और तुम उस चाल में आ गए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें इस गंदे काम में धक्का दिया गया है। शानी चंद सेकंड खामोश रही, फिर बोली, लेकिन याद रखना, औरत का दिल इन मामलों में मर्द से बहुत बड़ा होता है। वो माफ़ करने का हौसला रखती है। अगर तुम किसी तरह मुनासिब वक्त में कोकब को ये सब कुछ बता भी दो तो मुझे यकीन है वो हिम्मत से काम लेकर बर्दाश्त करेगी। लेकिन फिर वक्त ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर डोला, देखो, तुम खुद बता रहे हो कि तुमने पिछले कई महीनों से सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। तुम्हारे अंदर आने वाली ये तब्दीली हवेली में रहने वालों को भी तो नजर आ रही होगी, और डोला भी उनमें शामिल है। तुम बेशक उसे बता देना कि एक रात हवेली में मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई थी। उसी मुलाकात के बाद तुमने अपने आप को बदलने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बात डोले की समझ में आ जाएगी। जब मेरे साथ उसकी मुलाकात होगी तो मैं भी तुम्हारी बातों की तस्दीक कर दूंगी। तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तुम्हारे अब्बा जी को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम्हें कोकब का खोज मिला है। अगर ऐसा हुआ तो उस बेचारी के लिए और उसके घर वालों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। राजू इस बात में सर हिलाने लगा। शानी ने अपनी छोटी उंगली से चांदी का एक छल्ला उतार कर राजू को दिया और कहा, ये डोले को मेरी तरफ से दे देना और कहना कि तुम्हारी बाजी ने दिया है। उसे मेरी तरफ से सलाम भी कहना, लेकिन एक बात का ख्याल तुम्हारे साथ डोले को भी रखना है। अभी कुछ दिनों तक तुम दोनों मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन कब तक? इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती मैं। मेरे इर्द गिर्द हालात ठीक नहीं है। पुलिस वाले भी सादा कपड़ों में बेरे आले दवाले मौजूद रहते हैं, और हालात कुछ अच्छे हों तो मैं खुद तुम दोनों से राब्ता कायम कर लूँगी। कुछ ज़रूरी हिदायत देकर शानी राजू को उसके बाप वापस भेज चुकी थी। इसी दौरान में शानी के खालू एजाज कमरे में दाखिल हुए। वो कुछ घबराए हुए थे। शानी से बोले, देखो बेटा जी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था चौधरी और उसके बेटे को फटाफट पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। या इस गर्मी ने मेहमानों की तरह रखना किसी तौर में ठीक नहीं है। हमें ये बात किसी तौर भी नहीं भूलनी चाहिए कि इलाके के लोग चौधरी और उसके बेटे को सफिया का कातिल समझते हैं। खास तौर पर राजू का वजूद तो वो यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब क्या बात हुई है? शानी ने पूछा। आरिफ बड़ा दुखी हो रहा है। कुछ भी है, सफिया उसकी भतीजी थी। वो तो राजू के नाम से आग बगोला हो जाता है। वो सिर्फ तुम्हारे मुंह को चुप है। बेहतर है कि राजू और उसका बाप फौरन यहाँ से निकल जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आरिफ से खुद बात की थी खालू। मैंने उसे कहा था कि हम 1-2 घंटे से ज्यादा चौधरी और राजू को अपने पास नहीं रखेंगे। मगर बेटा जी, बात सिर्फ आरिफ ही की नहीं है। सारी कमवा बरादरी राजू के खून की प्यासी है, और इसमें ऐसा गलत भी क्या है? इन बाप बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है कमवा औरतों के साथ। कभी उन्हें गाड़ियों के नीचे कुचला, कभी जबरदस्ती निकाह किया, कभी सफिया की तरह रखेल बनाकर रखा और हमल जाया कराते हुए जान ले ली। आपकी सारी बातें ठीक है खालू। सफिया की मौत का दुख मुझे भी कुछ कम नहीं है। मैंने तो अपनी आंखों से उसे दम देते हुए देखा है। उसकी माँ के बयान अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं।
लेकिन जुल्म और तशद्दुद को हम कब तक जुल्म और तशद्दुद से रोकने की कोशिश करते रहेंगे? इस खौफनाक खेल को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। तो क्यों ना हम ये पहल कर लें। लेकिन मुजरिम को सज़ा तो मिलनी चाहिए, खालू एजाज ने कहा। आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। कानून की अमलदारी ना होने के बराबर है। जो ताकतवर है वही पुलिस है, वही जज और वही जल्लाद है। आप क्या समझते हैं ऐसे दूर दराज इलाकों में डिप्टी रियाज जैसे अफसरों के होते हुए किसी मजलूम को इंसाफ मिल सकता है? सफिया के कत्ल को कितने महीने गुजर चुके हैं, उसकी कब्र कुशाई भी हुई। आरिफ ने उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जान लड़ाई है, लेकिन नतीजा सिफर है। चौधरी शाम के पैसे और असर रसूख ने काम दिखाया है। उसने किराए के 2 टटुओं की गिरफ्तारी दे दी है और बस। शानी दुख के आलम में बोलती चली गई। फिर एक बात और भी है खालू, और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। असल मुजरिम राजू नहीं, उसका बाप उश्याम है। राजू की हैसियत एक नासमझ लड़के से ज्यादा नहीं है। उसे इस गंद में धकेलने वाला उसका चालबाज बाप है। और उसने ऐसा क्यों किया मैं ये भी आपको तफसील से बता चुकी हूँ। लेकिन बेटी, चौधरी उश्याम और राजू के साथ हमारी नरमी कमवा बरादरी को किसी तौर बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत से लोगों का तो ये ख्याल था कि तुम्हें और दराज को बाप बेटे की रिहाई के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। उनको अगर अपने किए की सजा रुस्तम और उसके साथियों के हाथों मिलने वाली थी तो मिल जाती। वहीं पोठोहार में भर गए होते ये दोनों खरामी। मगर खालू, इनके मरने से दुश्मनी की आग तो ठंडी ना होती, बल्कि ये तो और भड़कती। क्या पता अब तक बहुत कुछ जलकर खाक हो गया होता। और मुझे पूरा यकीन है कि नारपुरियों और कंबुओं के साथ साथ मोहतम भी जद में आते, क्योंकि रुस्तम को कठोली बेले से बचाकर निकालने वालों में मोहतम भी शामिल थे। अब देखिए साग पर पानी के कितने छींटे पड़े हैं। बेशक ये बुझी नहीं है, लेकिन भड़क कर दोबारा तूफान तो नहीं बनी ना। चौधरी एजाज ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सुनते रहे। शानी बात जारी रखते हुए बोली, और हमें बहुत कुछ हासिल भी हुआ है खालू। डॉक्टर ज़ेबुन निसार, डॉक्टर बहरोज का वापस आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। मैंने कुछ मुकामी लोगों से बात की है, वो इस हवाले से बहुत खुश है। उनका कहना है कि डॉक्टर बहरोज की वापसी से इलाके में बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। हॉस्पिटल बड़े अच्छे तरीके से आबाद होगा। शाही और पीर कुदरत और उसके असर और रसूख में कमी आएगी, क्योंकि डॉक्टर बहरोज ही कुदरत जैसे शख्स का तोड़ कर सकता है। चौधरी एजाज बोले, ये बातें मेरी समझ में तो आती हैं शानी, लेकिन इन लोगों को कौन समझाएगा? खालू जी, सच्चाई सूरज और धूप की तरह होती है। इसे साबित नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद ब खुद आया हो जाती है। और मुझे यकीन है कि मेरे इस कदम से अच्छी तब्दीलियां आएंगी और लोग उन्हें महसूस भी करेंगे। जोराबाद में फिल वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कब्रिस्तान वाली लड़ाई के बाद दर्जनों बंदे गिरफ्तार हैं, जिनमें हमारा जमशेद भी है। आज डिप्टी रियाज से इस बारे में भी मेरी बात हुई है। उसने यकीन दिलाया है कि इस सिलसिले में ताउन करेगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। लेकिन वो तो कहता है कि मैं चालान अदालत में पेश कर चुका हूँ। गलत कह रहा होगा, अपनी जान छुड़ाना चाहता था। अभी सब कुछ उसके हाथ में है, और अगर वो इंसाफ करे तो जमशेद पर कोई संगीन इल्जाम नहीं लग सकता। इसी दौरान में एक पुलिस एहलकार ने खालू एजाज को बाहर बुलाया। शानी ने अंदाजा लगाया कि पुलिस चौधरी और राजू को लेकर म्याना रवाना होने वाली है। दोपहर तक ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और शानी तांगे पर सवार होकर जोहर आबाद रवाना हो गई। खालू एजाज, बसर रनीस और एक पुलिस एहलकार भी हमरा था। जमशेद चूंकि जुडिशनल रिमांड पर जेल में था, लिहाजा उससे शानी या खालू एजाज की मुलाकात नहीं हो सकी। जोराबाद पहुंचकर शानी सबसे पहले डॉक्टर ज़ेबुन निसार, डॉक्टर बहरोज से मिलना चाहती थी। तामुसिरा से ही में मालूम हो गया कि फिलहाल वो दोनों जोहराबाद में नहीं है। वो 2 रोज जोहराबाद रहने के बाद लाहौर रवाना हो गए थे। उनके घर वाले वहाँ बेकरारी से उनका इंतजार कर रहे थे। खालू एजाज के मुताबिक डॉक्टर ज़ेबुन निसा की हालत तो बहुत पतली थी। वो बेचारी मखबूतुल खवास दिखाई देती थी। उसे मियाना की हवेली में मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। हवेली ही में एक चौधरी के साथ उसका ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा दिया गया था। और यह वाक़या डॉक्टर ज़ेबुन निसा के शोर डॉक्टर मोहसिन की मौत के सिर्फ 1 महीने बाद ही वकूअ पजीर हो गया था। यानी इद्दत वगैरह पूरी होने से पहले उसकी फिर शादी कर दी गई थी। डॉक्टर बहरोज की जिस्मानी हालत निस्बतन बेहतर थी, लेकिन वो भी पहले से बहुत कमज़ोर नजर आते थे। उन्हें नारपुर में चौधरियों की नई हवेली के तय खाने में रखा गया था। यहाँ वो 2 इश्तिहारी कातलों के जख्मों का इलाज करते रहे थे और मुसलसल तौहीन और तजलील का शिकार हो रहे थे। बहरहाल इन सारी सहूलतों के बावजूद उनका हौसला पहले की तरह बुलंद और हज़म जवान था। उन्होंने जोहराबाद पहुंचते ही बाकायदा एक जलसे से खिताब किया और लोगों को यकीन दिलाया कि जोहराबाद से उनकी मोहब्बत का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। वो सिर्फ 2 हफ्तों बाद फिर उनके दरमियान मौजूद होंगे। आरिफ, जमशेद, दराज और मास्टर अनीस जैसे लोग उनके शाना बशाना होंगे और ये इनकलाबी काफिला पीर से रवा दवा होगा। जमशेद के घर में सबसे पहले ताबिंदा ही आकर शानी से लिपटी। वो शानी के गले लगकर देर तक सिसकियां लेती रही।
फिर आरफ की बीवी जमीला भी खाला फिरोज़ा और इसी तरह बहुत सी औरतें शानी के गले लगी और इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की। वो शानी को हैरत से देख रही थी, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि यह नर्मो नाजुक लड़की वाकई एक दुश्वार गुजार सफ़र तय करके नामालूम पहाड़ियों में डकैतों के डेरे तक पहुंची थी और वहां से कामयाब वापस लौटी थी। कुछ देर तक औरतों ने इसे घेरे रखा। फिर शाम के साए गहरे होते ही यह भीड़ छट गई। जोराबाद में चिराग जल उठे। एक कमरे में बैठकर शानी ने ताबिंदा और खाला फिरोज़ा से देर तक बातें की। लालटेन की रोशनी में ताबिंदा फिरोज़ा की आंखों में आंसू चमकते रहे। ये जमशेद के नाम के आंसू थे, जिसे बैठे बिठाए मुकदमा कत्ल के आज़ाबों ने जकड़ लिया था। फिरोज़ा ने इश्कबार लहजे में कहा, शानी, तुमने पुलिस के लिए इतना बड़ा काम किया है, अपनी जान खतरे में डाली है। जख्मी हुई हो, अब तो डिप्टी रियाज को चाहिए कि तुम जिस पर उंगली रखो वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसी तरह लोहे का थंब बना हुआ है। उसके कारिंदे लोगों को डरा डरा कर रिश्वतें खा रहे हैं। आप हौसला रखें खाला, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। मास्टर अनीस कहता था कि डिप्टी ने जमशेद का चालान बनाकर अदालत में दे दिया है, अब जो करना है अदालत ही ने करना है। ताबिंदा रुआंसी आवाज में बोली, नहीं, ये बात नहीं है। शानी ने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, मेरी बात हुई है डिप्टी से, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो क्या जमशेद रिहा हो जाएगा? ताबिंदा के लहजे में बेताबी थी। देख ताबिंदा, मुसीबत आ तो फटाफट जाती है, लेकिन इसे जाते टाइम लगता है। जब एक दफ़ा पर्चा कट जाता है ना, तो फिर पुलिस भी कार्रवाई की पाबंद हो जाती है। बहरहाल मेरी बहन, मैं तुझे इतना यकीन दिलाती हूँ, अब जमशेद पर कत्ल शतल का केस नहीं बनेगा। सिर्फ लड़ाई झगड़े और मारपीट की दफात लगेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं आपा। मैं देर तक रातों को जागती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे दिल में वहम सा बैठ गया है कि डिप्टी के हाथों जमशेद को कुछ हो जाएगा। सुना है कि ये बंदा अपने सामने अकड़ने वाले को कभी माफ़ नहीं करता, और जमशेद अकड़ा था उसके सामने। वो सब ठीक है, लेकिन अब हम उसके साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे, शानी ने एतमाद से कहा। खाला फिरोज़ा बोली, डिप्टी के नीचे काम करने वाले पुलिसिये भी डिप्टी की तरह बदमाश हैं। जुमेरात तक जमशेद ठीकरा के हवालात ही में था। मेरे मना करते करते भी जमशेद से मिलने थाने गई। उसने ताबिंदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां डिप्टी से छोटे अफसर ने 2 घंटे तक इसे कमरे में बिठाए रखा। साथ में उसका छोटा भरा गुलजार भी था। अफसर ने उसे 2 सेर कड़ाई गोश्त लाने के लिए बाजार भेज दिया और खुद उसके साथ उल्टी सीधी बातें करता रहा। बड़ी बेहयाई की बातें की जी उसने, मुझे तो रोना आ रहा था। ताबिंदा बोली, किस्मत चंगी थी कि इतने में गुलजार वापस आ गया। 2 घंटे में बिठाकर उस अफसर ने बस 2 मिनट जमशेद से हमारी बात कराई और फिर बाहर निकाल दिया। मैंने तुमसे कहा भी था ताबिंदा, जवान औरतों को थाने जाने ही नहीं देना चाहिए। वहां का माहौल औरतों के लिए है ही नहीं। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब मेरी ये नसीहत याद रखनी है तुम्हें, पुलिस के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। खाला बोली, बुध के दिन सुरैया के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। सुरैया का खावंद और जेठ भी लड़ाई के बाद से थाने में है। वो खावंद से मिलने गई थी। छोटे थानेदार ने उसे खूब डराया धमकाया। कहने लगा, तेरा खस्म तो गया काम से, 10-12 साल तो बाहर नहीं आएगा। इतने में तेरा पिंडा ढीला पड़ जाएगा। अच्छा है कि कोई और खस्म ढूंढ ले, नहीं तो मेरे पास आ जा। तेरे सारे काम सीधे हो जाएंगे और हो सकता है कि खस्म साहब भी बाहर आ जाएं। तोबा तोबा, ये तो हाल है इन लोगों का। खाला फिरोज़ा ने कानों को हाथ लगाए। रात को शानी बाहर बरामदे में सोई। मौसम अब काफी बदला हुआ था। हवा में खुनकी बढ़ गई थी। बाहर की आमद थी। बरामदे से आगे खुला आता था। हैंडपंप का लोहा मदम चांदनी में चमक रहा था। उसी आगे दीवार के साथ साथ फूलों की क्यारियां थी। मोतिये और रात की रानी और गेंदे के फूल महक रहे थे। बरामदे की मेहराबी दरों से आसमान का जो हिस्सा नजर आता था वो तारों से भरा हुआ था। शानी ने टिमटिमाते तारों को देखा और अचानक इसे कोई याद आ गया। वो याद आया और इतनी शिद्दत से आया कि वो दंग रह गई। शायद अब तक वो अपनी मसरूफियात में गुम रही थी और उसे ठीक से याद करने की मोहलत नहीं मिली थी। कई दिनों बाद वो आज रात कदरे फारिग थी और अचानक किसी की याद ने धावा बोल दिया था। जैसे ये याद बज़ाहिर ओझल होने के बावजूद दिलो दिमाग में तसलसल के साथ सिरायत कर रही थी और अब यकायक नमूदार हो गई हो। इसने घबराकर अपनी बाईं तरफ देखा। 2 चारपाइयों पर ताबिंदा और खाला फिरोज़ा सो रही थी। शानी को लगा कि अगर वो जाग रही होती तो इसके दिलो दिमाग पर अचानक हमलावर होने वाले ख्यालात शायद उन दोनों पर भी जाहिर हो जाते। शानी ने गहरी सांस लेकर करवट ली। अपने दोनों हाथ बाहम मिलाकर रुखसार के नीचे रखे और महवियत से टिमटिमाते सितारों को देखने लगी। हाँ, यही सितारे उस वक्त पोटोहार के उन सुनसान टीलों पर भी चमक रहे थे जहां वो मौजूद था। जहां वो सांस लेता था, जहां एक सुरंग के अंदर वो अंधी दराड़ मौजूद थी जो एक रात के लिए इसका और शानी का मस्कन बनी थी। उस ऊँगती खुमार आलूद रात और उसकी अंधी दराड़ को याद करके शानी के सारे जिस्म में सनसनाहट दौड़ने लगी।
इसे महसूस हुआ कि पलक झपकने में इसकी हथेलियों पर पसीना आ गया है। वो सब कुछ एक अजीबो गरीब सपने जैसा था। एक जादुई सपना, एक तलिस्म, एक ऊँघता हुआ रंगीन वहमा। वो क्या था और क्या नहीं था, उसका तस्वुर करते ही शानी शर्म से पानी होने लगी थी। लेकिन इस शर्म में एक तरह की लज्जत, एक अनोखी सनसनाहट भी शामिल थी। एक ऐसी सनसनाहट जिसका इससे पहले शानी को कभी तजर्बा नहीं हुआ था। एक बिल्कुल नई, अनदेखी, अनजानी कैफियत थी और इतनी हसीन जिसका शानी ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। उन जादुई लम्हों में, उन वराफ्ता लम्हात में उसने शानी को चूमा था। इसके चेहरे को, इसकी गर्दन को और इसके शाने को बड़ी नरमी से, बड़ी खुशबूदार मोहब्बत से। फिर उसने इसे गले लगाया था जैसे वो मुजस्सम फूल हो और वो बड़ी नज़ाकत से उसे बाहों में समेट रहा हो। इन लम्हों में शानी की समात ने उसकी धड़कन सुनी थी और ये धड़कन कह रही थी, मैं इस शख्स का दिल हूँ जिसका नाम रुस्तम सियाल है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और इतनी मोहब्बत जितनी कोई इंसान दूसरे इंसान से कर सकता है, और आज से नहीं, सदियों से, ज़माने से, रोज़े अव्वल से। जितने लोगों ने भी ये मोहब्बत की है वो सब मेरी मोहब्बत में शामिल है। और रोज़े शुरू से अब तक जितने भी दिलों में मोहब्बत जागी है वो सब की सब जमा होकर मेरे इश्क का जुज़ है। हाँ, शानियों की इस जादुई वक्त का हर लम्हा याद था। इसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि मर्द औरत का रिश्ता इतना नफीस, इतना मेहरबान और मोहब्बत भरा हो सकता है। इसने तो बस सुखी सहेलियों से यही सुना था कि शादी मर्द की खुशी और औरत की कुर्बानी का नाम है। शादी से पहले इसे रंगवाली की औरतों ने यही समझाया था कि इसे ससुराल जाकर अपने शोहर को खुश रखना है, उसकी खुशी में किसी तरह के रोड़े नहीं अटकाने। शादी के पहले दिन ही अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में ढाल देना है। दिन में और रात में, किसी भी वक्त, किसी भी हाल में उसे अपनी तन्हाई में बुलाए, उसे पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये मर्द का हक है और औरत का फ़र्ज है। ससुराल पहुंचकर शानी को वाकई मर्द की इस बालादस्ती का पूरा पूरा तजर्बा हुआ था, बल्कि ये तजर्बा उसकी मालूमात और तवक्कुआत से ज़्यादा कड़ा था। ये दूरी आजमाइश थी। फ़ाखर ने इसे 2 तरफ़ा इम्तिहान से गुजारा था। जब शानी के नोखे जिस्म में लहर जागती थी और वो बड़ी मुहब्बत से शोर की बाहों में समाना चाहती थी, वो इसे यकसर नज़रअंदाज कर देता था। और जब वो कभी अपनी फिक्रों के सबब खुद गुरेज का शिकार होती थी, वो भी फिर हुए आबी रेले की तरह इसकी तरफ लपकता था, इसे झुंझोड़ता था, पटकता था। मर्दोतन का बस यही जारिहाना ताल्लुक शानी की समझ में आया था। फिर उसे एक छोटा सा तजर्बा चौधरी बशीर के घर में भी हुआ था। चौधरी बशीर ने शानी को ब्लैकमेल किया था। मुन्ने के भी लिखने से मजबूर होकर शानी ने खुद को एक बेमहाशे की तरह चौधरी बशीर के आगे फेंक दिया था। वो किसी अरने बैंसे की तरह इसे धकेल कर दीवार तक ले गया था और बड़ी वहशत से चूमता रहा था। उसके जा रहे ऊँटों के नापाक निशान शानी आज तक अपने चेहरे पर महसूस करती थी और उन निशानों का तस्वुर इसके दिल में कराहत जगाता था। इसका दिल चाहता था कि वो इन नादीदा निशानात को अपनी जिल्द से खुरच डाले। हाँ, शानी के सानों गुमा में भी ना था कि मर्दोजन का रिश्ता इतना लतीफ़, मेहरबान और मोहब्बत भरा भी हो सकता है। इसे लगा जैसे वो अब तक कमवारी है, बिल्कुल अनछुई। उस अंधी दरार में, उन तलिस्मी घड़ियों में किसी ने पहली बार इसे छुआ था और ये छूना ऐसा दिल गुदाज, हैरतनाक था कि उसने शानी के अंदर की दुनिया ही बदल डाली थी। शानी को वो लम्स याद आ रहा था, वो नरमी, वो खुशबू याद थी और इसके दिल में एक तूफान बर्पा होने लगा था। इसे लगा वो ना चाहने के बावजूद रुस्तम को याद कर रही है। बेपनाह शिद्दत और तलब से वो रुस्तम को पहले भी याद किया करती थी, लेकिन तब की और अब के याद करने में बहुत फ़र्क था। ये बहुत मुख्तलिफ याद थी। इसमें जिस्मों, जान और दिलो दिमाग की तमाम तर चाहतें शामिल हो गई थी। अचानक वो बेहाल होने लगी। बिस्तर से उठकर वो बैठ गई। वो इन मंजूर ख्यालात से पीछा छुड़ाना चाहती थी, मगर वो बड़े सरकश थे। कोई नदी के रेलों की तरह उमड़े चले आ रहे थे। वो कच्चे और ठंडे फर्श पर नंगे पांव टहलने लगी। इसकी सांस धोंकनी की तरह चल रही थी। वो इस कैफियत से फरार चाहती थी, मगर फरार का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर रास्ते पर वो खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में नाकाबिले शिकस्त मोहब्बत की चोट थी। उसका सीना दीवार था। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी खामोशी 1000 तकल्लुम पर भारी थी। क्या बात है शानी, नींद नहीं आई? एक आवाज ने शानी को बुरी तरह चौंका दिया।